नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोपाल दूरदर्शन से प्रस्तुत हमारे कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। दोस्तों, कहा जाता है कि संघर्षों की अग्नि में तप कर ही सोना कुंदन बनता है। जी हाँ, अगर सुविधाएं हों तो उसके साथ तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, पर इंसान की असली परीक्षा तभी होती है जब सुविधाएं ना हो, हालात भी साथ ना हो और इंसान फिर भी उन सबसे आगे निकलकर अपनी एक मजबूत पहचान बनाए। तो आज यह है नारी शक्ति के अंतर्गत आज जिस महिला शक्ति से, जिस नारी शक्ति से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने जीवन में संघर्षों की अग्नि में तप कर अपने आप को कुंदन बनाया है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं श्रीमती रजनी गिरीश उपाध्याय जी, जो कि मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के खरगोन जिले से हैं यहाँ पर हमारे साथ में। बचपन में बहुत ही अल्पायु में पिताजी का साया जब सर से उठ गया, उसके बावजूद भी सारी परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए, उनसे लड़ते हुए ये आगे बढ़ी और अपने हुनर, अपने हौसले से वो आज एक अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं। जी हाँ, तो स्वागत करते हैं रजनी जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसे हम आपके इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, आपके परिचय को क्या कहें, आप मूर्तिकार भी हैं, एक गायिका भी हैं, एक चित्रकार भी हैं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं आपके मूर्तिकार वाले वर्जन से, मूर्तिकार वाले परिचय हम आपका जानना चाहेंगे कि मूर्तिकला की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से आपने मूर्तियाँ बनाना शुरू करा? जी, सबसे पहले तो दादी, नानी, मम्मी ये लोग काफ़ी पुराना समय था और उस समय कोई मार्केट में मूर्तियाँ नहीं मिलती थी, तो ये लोग मिट्टी से और आटे वगैरह से मूर्तियाँ बनाते थे। जब कोई त्यौहार आता था तो मैं भी देखती रहती थी, चूँकि मुझे भी शौक़ था, तो मिट्टी से खेलते खेलते मैं भी मूर्तियाँ बनाने लगी। सबसे पहले गणेश जी बनाए मैंने, और गणेश जी जो थे मेरे हाथ के बहुत सुंदर लगते थे, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप और भी मूर्तियाँ बनाइए। तो मैंने फिर मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। तो मैं सबसे पहले मेरा ध्यान ऐसी चीज़ों पे गया कि जो मूर्तियाँ ज़्यादातर मंदिरों में नहीं दिखती हैं। तो मैंने सबसे पहले ये हनुमान जी की मूर्ति बनाई जो बाल स्वरूप में है, माता अंजनी की गोद में लेटे हुए हैं। तो ये काफ़ी पसंद आई सब लोगों को। तो फिर मैंने जो हमारी निमाड़ की संस्कृति है उसको दर्शाते हुए हमने फिर और मूर्तियाँ बनाई, जिनमें ग्रामीण महिलाएं हैं, जो धान कुटती हुई महिलाएं हैं, घट्टी चलाती हुई, जो हमारी विलुप्त होती संस्कृति है उसको मैं बचाने का प्रयास कर रही हूँ। जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई कि देखिए, कला तो बहुत से लोगों के हाथों में होती है, पर एक इस तरीके का निर्णय कि कला के साथ साथ हमें संस्कृति को बचाने का काम भी करना है, वो आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। और मूर्तियाँ तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही साथ चित्रकला की भी आपकी बात करना चाहेंगी कि चित्रकला किस तरीके की आप रुचि रखती हैं, किस तरीके के चित्र बनाती हैं आप? जी हाँ, चित्रकला का भी ऐसे ही हुआ कि मम्मी वगैरह, दादी, इन लोगों को मैं विभिन्न त्योहारों पे जो घर सजाने का माध्यम था वो ये इस तरह के चित्रकला ही थी। तो मांडने बनाती थी वो लोग जी। कच्ची ज़मीन पे खड़िया मिट्टी से मांडने बनाना, तो वो भी मैं देखा करती थी। तो बाद में मैंने भी उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की और मैंने सोचा कि इनको अच्छा रूप दूँ, कलात्मक रूप दूँ, ताकि ये भी नए युग में भी अपना स्थान प्राप्त कर सकें और विलुप्त होने से बच जाए। तो उनको थोड़ा कलात्मक रूप देने का मैंने प्रयास किया है जी। तो वो मेरी जो पेंटिंग्स हैं उनमें भी मांडना प्रमुख है, जो हमारे निमाड़ में बहुतायत बनाया जाता है। तो उनको मैंने कुछ नया रूप भी दिया है जी। जैसे कि हमारे जो त्योहार होते हैं जी, उनमें लगातार सभी मांडनों का प्रयोग होता है। तो ये मैंने ऋषि बनाया है। ऋषि पंचमी का एक त्यौहार होता है निमाड़ में जी, तो उसमें मैंने ये इस तरह से मूर्ति के रूप में ये मांडने को बनाया हुआ है। सप्त ऋषि बने हुए हैं, जो आप देख रहे हैं, ये उभरे हुए हैं। लिपन आर्ट का प्रयोग करके ये मैंने बनाया है जी, बहुत सुंदर। इसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश में दशहरे के अवसर पर भी मांडने बनाए जाते हैं जी। तो ये इस तरह से मांडने बनाए हैं मैंने जी। हमारे हिंदू धर्म में माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। तो ये प्रत्येक रसोई में इस तरह के चित्र बने होते थे, तो मैंने उनको इस तरह से बनाया है। माता अन्नपूर्णा है जी, ये जी, बहुत सुंदर। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है जी। आगे जो आप देख पा रहे हैं हाँ, ये जिरोती है। ये जो निमाड़ का त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार में है नागपंचमी और जिरोती। ये एक तरह से कन्याओं को संरक्षण देने का त्यौहार है जी, उनको सम्मान देने का त्यौहार है। तो उसको भी मैंने मांडने के रूप में बनाया है। और इसमें आप देखेंगे कि जो जीवन उपयोगी समस्त जो वस्तुएं हैं वो सब उस मांडने में आ गई हैं।
बहुत सुंदर ये इस स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं, जरोतियाँ बनी जी, हुई जी, हैं। हाँ। और जैसा कि आपने बताया कि जो मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य हमारा रहता है वो यही रहता है कि संस्कृति को भी हम संजोए रखें और इस तरीके से नारी को बचाने का, महिलाओं को बचाने का भी एक संदेश आप जी, अपने जी। इनके द्वारा देती हैं। जी, जी, जी। हाँ। और रजनी जी, जहाँ हमने यहाँ पर आपकी मूर्ति कला और चित्रकला की बात तो करी ही है, तो मैंने जैसा आपको बताया था दर्शकों, मूर्तिकला, चित्रकला के अलावा गायिका भी हैं रजनी जी यहाँ पर। तो इस कला से भी हम आपके रूबरू होना चाहेंगे और ज़रूर जानना चाहेंगे क्या सुनाएंगी। पहले ये बताइए कि गायन की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से, परिवार में क्या कोई गाते थे और आपके गायन की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके के गाने आप गाती हैं? जी, जी। मेरे परिवार में गायन शुरू से रहा है। मेरे नाना जी भी शास्त्रीय संगीत के अच्छे गायक थे, मम्मी भी थी, भाई बहन सब लोग हम लोग गाते हैं। जी। तो मैं भी सब तरह के गीत गाती हूँ। जी। और मेरे गणगौर के गीतों के एल्बम भी रिलीज़ हुए हैं। जी। तो मैं आपको निमाड़ की ओर ले चलती हूँ। बिल्कुल। लोक और गीतों से आप हमारा महफिल सजाएंगी तो हमें जी बड़ा हाँ, अच्छा जी हाँ। लगेगा। ये हमारे खरगोन के सुप्रसिद्ध कवि हैं मोहन परमार जी। जी। उनकी रचना को मैंने स्वर दिया है। बिल्कुल, स्वागत है आपका। रूप महल की रानी रनुबाई, 100 महला की जागीर, पग पग कंकूरा पगल्या, उड़ गुलाल बीर, रूप महल की रानी रनुबाई, 100 महलारी जागीर, चैत उजाड़ी तीज पाया, घर घर रूप का साज सजाया, बिंदिया मोती हार न कंगन, पैजब घुंघरा पाय बंधाया, मंगल गाव गीत सहलड़ी, झुमर झुमर झुमची, रूप महल की रानी रनुबाई, 100 महलारी जागीर। इस तरह से गणगौर के गीत गाए बहुत जाते हैं। गणगौर का जो त्योहार है वो पूरा उसको गीति काव्य कहा जाता है। जी। तो उसमें प्रत्येक चीज जो है वो गीत गाकर ही शुरू होती है। और जो 7 दिन का जो गणगौर का प्रोग्राम होता है जी। उसमें अंत भी गीतों से ही होता है। पूरा गीति काव्य है, वो गीतों से भरा ही गीतों से भरा ही है। और वो निमाड़ का प्रसिद्ध त्योहार है। जी। जी। तो मैंने और अभी अभी गणगौर के गणगौर गीत हमने गाए। मनाई भी है, अभी तो गणगौर उससे मनाई जुड़ा है। आपने गीत यहाँ पर सुनाया, जी, बहुत जी, ही जी। सुंदर है। और दर्शकों देखिए, एक बात कही जाती है कि अंगदान महादान होता है। ये एक कथन तो है, पर इसको अपने जीवन में किस तरीके से उतारा जाता है वो रजनी जी से हमें सीखना चाहिए। एक बालक को, एक अपने पुत्र की आंखों का नेत्रदान उन्होंने किया है और इस महादान की वो पुण्यार्जक बनी है। तो इसके पीछे की क्या उनकी कहानी थी वो हम ज़रूर जानेंगे रजनी जी से, हमें बताइए। जी हाँ, जब मुझे बेटा प्राप्त हुआ तो काफ़ी अच्छा स्वस्थ था, लेकिन कुछ समय बाद वो बीमार हुआ, मेनिंजाइटिस हुआ उसे और थोड़ा ब्रेन पे उसका असर हुआ। जी। तो काफ़ी बीमार रहने लगा और उसको हमने एक एनजीओ में भेजा जहाँ पर कि इस तरह के दिव्यांग बच्चे होते थे, मूक बधिर, नेत्रबाधित सब बच्चे होते थे, मंदबुद्धि बच्चे भी होते थे, वहाँ पे वो जाता था। तो कुछ 27 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। तो मैंने देखा था कि जब हम एनजीओ में उसको छोड़ने के लिए मैं जाती थी तो वहाँ पे जो बच्चे थे, दृष्टिबाधित बच्चे, मुझे देखकर मेरी आहट पहचान जाते थे, अरे मैडम आ गई हैं। जी। तो मैं उनसे कुछ बात करती रहती थी, उनको कुछ सिखाती रहती थी, तो वो बच्चे बड़े खुश हो जाते थे। इसी तरह मूक बधिर बच्चों के साथ में भी मैं रही और वहाँ की जो मैडम थी वो भी मुझे कहती थी कि आपको जो भी आता है आप उनको सिखाइए। तो मैं सिखाती रहती थी। जी। तो मैंने देखा ज़्यादा प्रॉब्लम दृष्टिबाधित बच्चों को आती थी। तो जब बेटा हमको छोड़ के गया तो मैंने एक निर्णय लिया, मैंने कहा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि नेत्रदान करें। तो अन्य 2 बच्चों को उसके नेत्रदान करने से फ़ायदा हुआ और वो उनके जीवन में रोशनी आ गई। जी। ये बड़ा दुखद भी था मेरे लिए, पर लेकिन एक मन में खुशी थी कि 2 बच्चे मेरे बेटी की आंखों से देख रहे हैं इस संसार को।
निश्चित रूप से इसका पुण्य तो आपको मिलेगा ही। और साथ ही जैसा आपने बताया कि वहाँ उस एनजीओ से जुड़कर भी आपने कई बच्चों को भी इस तरीके की कलाएं सिखाई, जी तो हाँ, जी उनके हाँ। साथ कैसा अनुभव रहा था आपका? वो मेरे लिए बहुत ही अनुभव कह सकते हैं कि बहुत प्रेरणाप्रद भी रहा। जो सामान्य बच्चे नहीं जो कर पाते थे, जी। वो दृष्टिबाधित बच्चों ने स्पर्श के द्वारा, मैंने जब उनको सीखा। गणेश जी बनाना सिखाया जी तो वो स्पर्श के द्वारा वो बनाते थे और वो सामान्य बच्चों से अच्छे उन्होंने बनाए। मूक बधिर बच्चे तो देख पाते थे तो उन्होंने देख के बहुत अच्छे से बनाए, जी। लेकिन उन्होंने भी बनाया। बहुत अच्छी और बात है। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि वो मैं उनको सिखाने का एक चुनौती थी मेरे सामने कि मैं उनको सिखा पाऊँ, और उनको सिखाया, उन्होंने बनाए और कुछ सेल भी किया उन्होंने। जी जी जी। तो सामान्य बच्चों को सिखाने के लिए तो सबको ही तत्पर रहते जी हैं, हाँ। पर अगर दिव्यांग बच्चों को अगर किसी तरीके की आप चीज़ सिखा पाएँ, कोई उनके अंदर हुनर जगा पाएँ, तो ये बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छे कार्य आपने किया यहाँ पर। साथ ही साथ मेरे ख्याल से आप महिलाओं को भी सिखाती हैं और कैदियों को भी शायद आपने कुछ प्रशिक्षण जी दिया हाँ, है। जी हाँ, मैं महिलाओं को भी सिखाती हूँ, स्कूलों में भी जाके और अन्य एनजीओस में भी जाके मैं मिट्टी के गणेश जी बनाना सिखाती हूँ। क्योंकि मैंने देखा, मैं नर्मदा किनारे की वासी हूँ, तो जी। मैंने देखा कि मूर्तियाँ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ चल रही थी वो इतनी ज़्यादा प्रदूषण कर रही थी, मछलियाँ मर रही थी, छोटे छोटे जीव जंतु सब खत्म हो रहे थे, आसपास की वनस्पति खत्म हो रही थी। तो मैंने फिर बीड़ा उठाया कि मैं मिट्टी के गणेश जी बनाना सिखाऊंगी सबको। मैं सबसे पहले तो मैंने खुद ने बनाकर और बांटे लोगों में। जब लोगों को वो आकर्षक लगे तो उन्होंने कहा हमें सिखाइए। कुछ महिलाओं को सिखाया, उसके बाद में स्कूलों से बुलावा आने लगा तो मैं विभिन्न स्कूलों में जाने लगी। उसके बाद में मुझे जेल से भी न्योता आया कि आप हमारे कैदी भाइयों को भी और बहनों को भी सिखाइए। जी। तो मैं जेल में गई, जिला जेल में, और वहाँ पर मैंने कैदियों को सिखाया। उन्होंने भी इतने उत्साह से सीखा, उनके चेहरे के जो भाव आ जा रहे थे, उनको इतनी खुशी हुई थी सीख के जी। कि हम भी आज कुछ नया कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अच्छे से उत्साह से सीखा और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम निकलेंगे यहाँ से तो हम इस कला को आगे बढ़ाएंगे और ये हमारे रोजगार का साधन भी बनेगा, क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज़ों की आजकल बहुत कीमत रहती है। बिल्कुल, बेशक। हस्तशिल्प की तो अपनी अलग बात होती है। और देखिए, जेल की कैदियों को जहां आपने ये सिखाया तो एक जीवन जीने की एक नई राह भी उनको दिखाई है आपने। यहाँ पर पर्यावरण की भी बात हुई थी और आपने बोला कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आप सचेत हैं। जहां माटी गणेश आपने बनाना सिखाया कि किस तरीके से हम नदियों को प्रदूषित होने के लिए बचा सकते हैं, उसी तरीके से पर्यावरण से जुड़े कई काम भी आप करती है। मैंने आपके इसमें देखा भी कि आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अवार्ड मिला है, कुछ सम्मान मिला है, तो उसके बारे में भी हमें बताइए कि पर्यावरण के लिए और कुछ खास क्या करती हैं। पर्यावरण के लिए भी मैं काम करती हूँ। मैंने अपनी जो छत है उस पे बहुत से पौधे लगा के रखे हैं। औषधीय पौधे भी हैं, फूलों के भी हैं, फलों के भी हैं। उनको भी मैं विकसित करके लोगों में बांटती हूँ। जब मैं किसी को उपहार देती हूँ तो मैं पौधों का ही उपहार देती हूँ। और प्लांटर्स जो हैं, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं जो आजकल लोग फेंक देते हैं, 5-5 लीटर की कैन वगैरह, तो मैं उनका उपयोग करके प्लांटर्स बनाती हूँ और उसी में अपने पौधे लगाकर लोगों को भेंट भी करती हूँ। मेरे पास 4 तरह के कमल भी हैं, 4 रंग के, जो मेरी छत पे हैं। लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का विषय रहता है वो। और पक्षियों के लिए भी मैं संरक्षण का कार्य करती हूँ। मैंने अपनी छत पे कुंड बना रखा है जहाँ बंदर, उल्लू, पक्षी सब आते हैं और वो पानी पीते हैं। विभिन्न तरह की चिड़ियाएँ आती है। जी जी। चिड़ियों के लिए भी मैंने घोंसले बनाए हैं और उनमें चिड़ियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी मैं कार्य करती हूँ। सकोरे बांटते हैं हम लोग मिट्टी के। प्लास्टिक का, जैसे आपने बताया कि प्लास्टिक को रीयूज और रिसाइकिल करने का काम, जी जी, ये काम भी है, क्योंकि प्लास्टिक भी एक तरीके से प्रदूषण करता है और किस तरीके से प्लास्टिक को रीयूज कर सकते हैं वो भी आप महिलाओं को बताते हैं। जी हाँ, सबको बताती भी हूँ, मैं भेंट भी करती हूँ। तो उससे एक अच्छा संदेश जाता है कि जो प्लास्टिक है वो वेस्टेज न रहकर बेस्ट बन जाता है। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और समाज सेवा की भी हम यहाँ पर बात ज़रूर करेंगे आपसे। जैसा कि आपने बताया कि वैसे तो आपके सारे ही कार्य, भले ही वो माटी गणेश हों, चाहे यहाँ पर्यावरण से जुड़े बगीचों को बनाने का ये काम है, ये सारे काम तो हैं ही, और इससे जुड़ा समाज सेवा से जुड़ा क्या काम करते हैं? जी हाँ, इससे जुड़ा समाज सेवा का यही कार्य करती हूँ कि मैं बच्चों को भी थोड़ा सा राष्ट्र के प्रति उनकी भावनाएँ उठाने का कार्य करती हूँ। और जब भी मुझे संदेश मिलता है, जब भी मुझे कोई समय मिलता है, जी, मैं सोचती हूँ कि मैं अधिक से अधिक समाज के कार्य में आ सकूँ। और ये जो कलाकृतियाँ मैं बनाती हूँ
वो भी कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी हुई जुड़े हैं, हैं, संदेश देती हुई हैं, संस्कृति को बचाने का संदेश देते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ संजा का कार्यक्रम होता है तो वो गोबर से बनी होती है। गोबर जिसको आजकल बच्चे हाथ लगाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन गोबर में, गाय के गोबर में क्या क्या गुण होते हैं ये भी संजा के माध्यम में, अपनी कला के माध्यम से बताती हूँ जी। कि वो बैक्टीरिया को खत्म करने की शक्ति है, वो कई औषधीय काम करते हैं जी। तो जब हम हाथों से बनाते हैं तो हमारी कला भी निखरती है, बच्चों में कला का विकास भी हो रहा है, उसके साथ में जी। संस्कृति भी बचा रहे हैं और स्वास्थ्य भी बना रहे हैं। तो इस तरह के कार्य भी मैं करती रहती गौ हूँ। माता का संरक्षण भी इस तरीके से पता चल रहा है। संरक्षण भी होता है, गाय के गोबर से कंडे बनाकर और किस तरह से उसका खाद बनाकर पौधों को हम देते हैं। हाँ पौधे भी मेरे पूरे जैविक रीति से मैं तैयार करती हूँ जी। और जैविक खाद से उनको पोषित करती हूँ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपकी कलाकृतियाँ हैं उनमें से कुछ मिनिएचर गणेश जी भी हैं। जी हाँ। यहाँ ये जो पीछे हमारे रखा हुआ है इसमें मैं कुछ बहुत छोटे, मतलब लगभग 5 से 6 mm के बने कलाकृतियाँ भी 7 देख mm के रखी हैं। हूँ। तो उनके बारे में बताइए कि ये छोटे मिनिएचर कलाकृतियाँ बनाने का कैसे आपको ये आइडिया आया है? ये आइडिया ऐसे आया कि मेरा बेटा जब बिस्तर पे था, जी। उस समय मैं ज़्यादा फैलाना नहीं कर सकती थी, मिट्टी वगैरह से हाँ ज़्यादा फैला नहीं सकती थी, तो मैं उसके पास बैठकर कुछ ही इस तरह की कलाकृतियाँ बनाती थी। और ये जो छोटे छोटे गणेश जी हैं जी। ये उसके बेड पे बैठकर ही मैंने उंगली में ही बनाना सीखा और अपने मन से ही सीखा है। और काफ़ी क्लियर बने हैं, मतलब जी ऐसा हाँ। नहीं है कि अगर वो छोटे हैं तो उनमें वो दिख ना रहे हों, उनकी संरचना पूरी ना हो, जी, पूरे हैं। अगर वो 5 mm 6 mm के भी हैं हाँ, तो। उनके आंखें भी हैं, उनके जो चेहरे पे तिलक लगा हुआ है वो भी तिलक भी पूरा क्लियर है और जी। वो प्रत्येक आसन पे बैठे हैं, जी उनके आसन भी बने हुए हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपकी ये कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर। और कई पुरस्कारों से भी आपको नवाजा गया है। जी जी। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि अखिल निमाड़ लोक परिषद द्वारा वेदा सम्मान, गणगौर सम्मान, नई दुनिया द्वारा नायिका अवार्ड एवं गीत गुंजन का सम्मान, साथ ही साथ पर्यावरण हितैषी जैसे कई सम्मान आपको मिले हैं। जी, जी। तो इनके बारे में भी हमें बताइए कि ये कैसे मिले हैं, इनके लिए आपने क्या प्रयास किया और मिलते समय कैसी खुशी आपको थी? जी जी, ये मुझे जो वेदा सम्मान मिला है ये मेरी कलाकृतियों के लिए मिला है। और मैं तो घर के अंदर ही ज़्यादातर रहती थी, पर कुछ लोग आए जिनका ध्यान मेरी मूर्तियों पे गया, उन्होंने मुझे मेरी कला को बाहर निकाला और मुझे आमंत्रित किया कि आप प्रदर्शनी लगाइए। और प्रदर्शनी लगाई मैंने और मुझे ये पुरस्कार मिला अखिल निमाड़ लोक परिषद द्वारा। जी। तो बहुत खुशी होती है। बेशक। और नायिका द्वारा भी, नई दुनिया द्वारा भी मुझे नायिका पुरस्कार दिया गया मेरी समस्त गतिविधियों को देखकर। और इसी तरह लता मंगेशकर की स्मृति में नई दुनिया द्वारा गीत गुंजन कॉन्टेस्ट रखा गया था, उसमें भी मुझे पुरस्कार मिला। जी, बहुत सारे पुरस्कार तो आपको मिले हैं यहाँ। जी जी जी। और जहाँ बात चली है यहाँ पर गायन की, तो फिर हम गायन की तरफ आते हैं और क्या कुछ खास सुनाएंगी ये हमें बताइए। अभी श्री राम जी का जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया, बिल्कुल। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं महेश्वर के सुप्रसिद्ध कवि भाई हरीश दुबे जी का एक गीत सुना रही हूँ। स्वागत है आपका। आज सजी है अवध नगरिया, झूम रही है सरयू लहरिया, श्री राम आ गए, गुणधाम आ गए। आज सजी है अवध नगरिया, झूम रही है सरयू लहरिया, श्री राम आ गए, गुणधाम आ गए। शुभ बेला है शगुन सुहाने, मंगल गाए साधु सयाने, झिलमिल दीपक हैं सारे, पंडित भी मंत्र उचारे, हो जय हो मासिया है और लखन जी पूर्ण काम आ गए, श्री राम आ गए। आज सजी है अवध नगरिया, झूम रही है सरयू लहरिया, श्री राम आ
गए, सुख धाम आ गए। उनका जो महल बना हुआ है जी उसके बारे में, जो उनका भवन बना नया, जी। उसके बारे में आगे है। हाँ बिल्कुल सुनाइए। मन भावन है महल अटरिया, खुशियों की छल की गागरिया, हनुमत दरबार में साजे, अंगना शहनाई बाजे, हो जय हो उत्सव है, प्यारा प्यारा दृश्य देखो, न्यारा न्यारा शुभ नाम आ गए, श्री राम आ गए। आज सजी है अवध नगरिया, झूम रही है सरयू लहरिया, श्री राम आ गए, गुणधाम आ गए। बहुत सुंदर, बहुत खूब। ये राम जी का जो स्वागत अयोध्या में हुआ है, ये नहीं कहेंगे कि केवल अयोध्या में राम जी आए हैं, पूरे घर संसार। घर में राम जी का ये आया है, आगमन हुआ है। और आपने बहुत सुंदर ये गीत हमें यहाँ पर सुनाया। रजनी जी, आगे गायन के ही बारे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या परिवार रहा है आपका गायन से जुड़ा, और बचपन से ही क्या आप गाती आई हैं, और मदर से जैसे आपने बताया सीखा है, तो इसके बारे में भी बताइए हमें। जी हाँ, जब मैं छोटी थी मेरे नाना जी बहुत अच्छे संगीत के जानकार थे। उस समय ज़्यादा मीडिया तो था नहीं जी। तो लोग आकर हमारे घर सीखते थे। जब हम लोग नाना जी के घर जाते थे छुट्टियों में, तो बहुत से लोग उनसे सीखने के लिए आते थे। जी जो आज बहुत अच्छे गायक हैं, तबला वादक हैं, हारमोनियम वादक हैं, जी। तो वो लोग जब सीखने के लिए आते थे तो हम लोग भी खेलते कूदते सुनते रहते थे। और चूँकि ब्लड में ही था हमारा सिंगिंग, तो बिल्कुल। तो वो अपने आप ही आ गया और निखार आता रहा। और मम्मी भी शास्त्रीय संगीत की अच्छी गायिका हैं, भजन वगैरह बहुत अच्छा गाती हैं, तो उनसे भी मिला जी। मार्गदर्शन समय समय पर, और सब लोगों के प्रोत्साहन से मैं गाती रही। जी। और हमेशा मेरे को पुरस्कार प्राप्त हुए, स्कूल कॉलेज में भी। उसके बाद थोड़ा सा समय मेरा थम गया था बेटी की बीमारी की वजह से, लेकिन बाद में फिर मैं बाहर निकली और फिर मैंने गाना शुरू किया है, और अब शुरुआत बिल्कुल फिर से करी है। सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, जी। इस बात से आप बिल्कुल जान सकते हैं, हम आपको देखकर ये चीज़ पता चलती है यहाँ पर। रजनी जी, जैसे कि हमने आपसे बात करी कि आप मूर्तिकला और चित्रकला में भी करती हैं, तो आगे के क्या आपके प्लान रहेंगे? क्या कुछ विशेष आप सीखना सिखाना चाहती हैं इस क्षेत्र में? जी हाँ, मेरा ये है कि मैं अपनी कलाकृतियों के माध्यम से सबसे पहले तो अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहती हूँ। जी निमाड़ क्षेत्र जो है हमारा अंचल, जी। उसमें कई ऐसी संस्कृतियां हैं, कुछ इतनी सुंदर कलाएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। बिल्कुल। तो उन विलुप्त होती कलाओं को मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को मैं देना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। मैं कार्यशालाएं भी लगाती हूँ समय समय पर, जी और उनमें बच्चे आते हैं और बड़े शौक से सुनते हैं और सीखते हैं। जी। और जो रंगों का प्रयोग है, क्या रंग भी कुछ इस तरीके के उपयोग में लाए जाते हैं? जी हाँ, जी हाँ। जब मैं गणेश जी की मूर्तियाँ बनाती हूँ, चूँकि वो विसर्जित होती हैं, जी। तो उनके लिए हम प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं, जो कि पक्षियों के लिए, और जो हम जहाँ विसर्जित करते हैं, तो मैं तो जहाँ तक होता है मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप अपने घर में ही गणेश जी विसर्जित कर रही है, क्योंकि वो मिट्टी के बने होते हैं। तो उससे दो काम होते हैं, जब वो विसर्जित होते हैं उसी गमले में वो कोई पौधा लगा देते हैं, तो वो दोनों काम हो जाते हैं। एक पौधा भी लग जाता है पर्यावरण के लिए, और जो उत्पन्न हो रहे थे दोष प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो गणेश जी विसर्जित करते थे, उनसे भी हम बच जाते हैं। बिल्कुल। तो वो डबल फायदे हैं उससे। डबल फायदे हैं, जी। और महिलाओं को भी आप सिखाती ही हैं जी साथ हाँ, ही जी साथ, हाँ। तो वो जो घरेलू महिलाएं हैं जी वो भी हाँ। आपसे काफ़ी कुछ सीखती होंगी, तो जी क्या हाँ, कुछ जी हाँ। अंतर भी आपने देखा है कि जो घरेलू महिलाएं हैं उनको आपने सिखाया या किसी तरीके का मार्गदर्शन दिया, उसके बाद उनके व्यक्तित्व में कुछ बदलाव आपने देखे हों? जी हाँ, जी। वो एक उनको बड़ी खुशी महसूस होती है, उनको भी लगता है कि मैंने कुछ बनाया है। जी। और बच्चों में भी 3 चीज़ों का विकास होता है जब हम उनको सिखाने जाते हैं। वो अपने घर पे गणेश जी बनाकर और
स्थापित करते हैं तो उसकी जो खुशी होती खुशी है होती है। वो बहुत ज़्यादा होती है। जी। उसके बाद में जब वो उनको विसर्जित करते हैं, वो गमले में ही विसर्जित हो जाते हैं और उसमें वो पौधा लगाते हैं, वो जब बढ़ता है उसकी भी खुशी होती है उनको। जी। और सबसे बड़ी खुशी तो ये कि हम कला का विकास कर रहे हैं, उसके साथ में हम्म। संस्कृति को भी बचा रहे हैं और पर्यावरण को भी पर्यावरण बचा को भी रहे बचा हैं। सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आज आपने हमें यहाँ पर रजनी जी बताई, और आपके व्यक्तित्व से काफ़ी कुछ सीखने को हमारी महिलाओं को भी मिला होगा, और जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनने भी बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरीके से अपने हुनर, अपने हौसले से आप खुद भी आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही साथ कई और लोगों का भी विकास कर सकते हैं, और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी आप समाज को देते हैं। तो रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और आपने इसे सफल बनाया अपने गीतों से। जैसा आपका नाम है रजनी, तो रजनी गंधा की तरह आपने हमारे कार्यक्रम को सजाया, सुशोभित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों, कैसे लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम, हमें ज़रूर बताइएगा। अगले अंक में मिलेंगे किसी नई नारी शक्ति से आपका परिचय करवाते हुए, मुलाकात करवाते हुए। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।